हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन काफ़ी कुछ है आज के सेशन में डिस्कस करने को। बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे एंड शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से क्लैट यूजी 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच शुरू हो चुका है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, डेमो क्लास देख सकते हो। अगर अच्छा लगता है तो आप इनरोल कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर भी है टीम का, आप चाहो तो वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विजेता बैच चल रहा है, प्लस इन एग्जाम्स की भी हमारे ऐप पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। इफ़ यू विश यू कैन इनरोल। अब आज का जो पहला आर्टिकल है ना, काफ़ी दिलचस्प आर्टिकल होने वाला है। हम यहाँ पे दो चीज़ें देखने वाले हैं। पहला तो G20 में अभी जो ना थोड़ा सा डिफरेंस चल रहा है। मतलब हो क्या रहा है, G20 के जो बहुत सारे पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिल रहा है एक मुद्दे को लेके, जो कि क्या है, रशिया एंड यूक्रेन। तो एक तो हम ये डिस्कस करेंगे, फिर हम थोड़ा सा G20 के बारे में भी एक बार रिवाइज करेंगे जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। देखो, एक और चीज़ है मेरी, आप लोगों से एक इस पे इनपुट पूछ रहा हूँ मैं कि आप लोगों को क्या वॉइस में कोई साइड से कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ भी ऐसा? क्योंकि अभी देखो स्टूडियो में हमने नया AC लगवाया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है, बट इतनी हर AC की रहती है, ऐसा सब बोल रहे हैं। तो एक बार आप मुझे बताना कि क्या आपको बिल्कुल भी वॉइस में इशू है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर नहीं है तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। तो चलिए, पहला आर्टिकल जो है ना वो हम बात करने वाले हैं G20 में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लेके। देखो, मामला क्या है, मामला ये है कि इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि इंडिया जो है ना वो रशिया के अगेंस्ट में कुछ नहीं कह रहा है, ना ही बोल रहा है। इसके वजह से काफी सारे जो विश्व के दूसरे कंट्रीज हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया आप प्रेसिडेंट हो और उसके बावजूद भी आप इस वॉर को कंडेम नहीं कर रहे हो। इसके ऊपर कल भी एक आर्टिकल निकला था, आज भी एक हिंदू में पूरा एडिटोरियल निकला हुआ है। तो पूरा पर्सपेक्टिव समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, G20 का क्या सीन चल रहा है। अभी ना कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी एक रिजोल्यूशन पास हुआ था रशिया के अगेंस्ट में। तो भारत ने जो मेजॉरिटी थी, जो 141 की मेजॉरिटी से ये रिजोल्यूशन पास तो हो गया था, लेकिन इंडिया प्लस 32 कंट्रीज ने इसमें किसी का भी सपोर्ट नहीं किया था, अब्सटेन कर लिया था वोट। अब्सटेन का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया है, मतलब वो किसी को ही वोट नहीं देते। इनडायरेक्टली ये है कि हम रशिया के मतलब अगेंस्ट में नहीं है। अब हो क्या रहा है ना, देखो, G20 की प्रेसिडेंसी मतलब भारत अभी G20 को हेड कर रहा है। पूरा विश्व जो है भारत की तरफ देख रहा है। अब इंडिया देखो, अपने जो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है कि हम रशिया का सपोर्ट में नहीं है, हम यूक्रेन के सपोर्ट में नहीं है, हम ऐसा मानते हैं कि दोनों ही कंट्रीज अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, इस तरीके की बातें हैं। सेकेंडली, रशिया हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहा है। 1971 का जो बांग्लादेश इंडिया या फिर पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान इंडिया जो वॉर था, उसमें भी हमारी मदद के लिए रशिया ही आया था। जो उस समय USSR होता था, US नहीं आया था। तो भारत का अपना इसके ऊपर ना अलग पर्सपेक्टिव है। भारत ये कहता है कि यहाँ पे ऐसा है और इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन देखो, बात क्या है, बात यहाँ पे ये है कि क्या ये रशिया यूक्रेन वॉर इंडिया के लिए सही है? तो जवाब है नहीं, नो। तो राइटर जो है ना, कल भी ये आर्टिकल में यही हो रहा था, आज भी इस तरीके की बातें आ रही हैं कि रशिया यूक्रेन का जो मैटर है ना, ये इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। आप देख रहे हो फूड प्राइसेस के दाम बढ़ रहे हैं, ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, हर कंट्रीज में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है। प्लस देखो, अगर रशिया जो है ना ज्यादा समय तक आइसोलेटेड रहेगा तो वो उतना ही पास जाके बैठेगा किसके, चाइना के। क्योंकि अभी इंडिया इस लेवल पे तो पहुंचा नहीं है कि वो चाइना को टक्कर देके रशिया की इकोनॉमी को बैलेंस आउट कर पाए। तो रशिया अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए किसके पास जाएगा, चाइना के पास, जो कि इंडिया के वैसे भी इंटरेस्ट में नहीं है। क्योंकि हमें, रशिया हमारा फ्रेंड है, अच्छी बात है, लेकिन चाइना हमारा फ्रेंड नहीं है ना। अब रशिया चाइना के बहुत क्लोज हो जाएगा तो रशिया भी फिर डायरेक्टली इंडिया की मदद बहुत सारी चीजों में नहीं करेगा। तो ये कुछ पर्सपेक्टिव हैं जो राइटर्स कह रहे हैं कि भाई आप डायरेक्टली मत इन्वॉल्व हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस वॉर को कंडेम करो। जैसे कि आपको याद होगा, मोदी जी ने जब इंडोनेशिया हेड कर रहा था लास्ट ईयर, तब उन्होंने ये बात बोली थी कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर। बट अब जब अपनी बारी आई है तब इंडिया कुछ नहीं कर रहा है। इसका देखो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अभी हुआ क्या, G20 के अंदर ना यूक्रेन के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि भाई हमें बुलाओ और हम जो है रशिया यूक्रेन में क्या क्या चीजें हो रही हैं, हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम बताएंगे। इंडिया ने उनको इन्वाइट करने से मना कर दिया। जापान जो इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त होता था,
या है भी, जापान जो है इंडिया का बहुत ही क्लोज एलाय है, क्वाड का भी मेंबर है। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, इंडिया G20 में नहीं बुला रहा है, मत आओ, तुम G7 में आना यूक्रेन के फाइनेंस मिनिस्टर से, क्योंकि G7 की हेड इस बार हम कर रहे हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जापान ने अपना फाइनेंस मिनिस्टर भी इंडिया में नहीं भेजा। जानकार ये कह रहे हैं कि इसके पीछे यही रीजन है जो इंडिया ने यूक्रेन के फाइनेंस मिनिस्टर को आने को मना कर दिया। तो देखो, इन सब चीजों से एक चीज तो समझ में आ रही है कि इंडिया जो है ना, रशिया के सपोर्ट में कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट ना कर दे, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये इंडिया के हित के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो फिलहाल अब इंडिया को थोड़ा सा बैलेंस आउट करना होगा, क्योंकि इन दी एंड ये वॉर तो अच्छा नहीं है किसी भी कीमत पे, क्योंकि इससे इकोनॉमी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऑयल दाम, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। और देखो, फ्यूल के प्राइसेस से ही पूरी महंगाई का कंट्रोल होता है। जिस लेवल पे फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे ना, उस लेवल पे आपको चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करना था। अब थोड़ा सा G20 के बारे में जानेंगे, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। तो ये था ये वाला मामला। अब हम आ जाते हैं कि व्हाट इज G20। थोड़ा सा G20 के बारे में देख लेते हैं, जब समय आ रहा है तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। देखो, लेट 1990s की बात है। कब की बात है? लेट 1990s की। उस समय विश्व की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज होती थी ना, वो ये सोचती थी कि भाई हम ही लोग आपस में मिलकर चीजें बैलेंस आउट कर लें, जिससे कि कोई और टेंशन ना हो, कोई और दिक्कत ना हो। मतलब उस समय जो सुप्रीम इकोनॉमिक कंट्रीज होती थी, डेवलप्ड कंट्रीज होती थी, वो डेवलपिंग नेशंस को ऐसे साइड में रखती थी। लेकिन हुआ क्या, मैक्सिकन एंड एशियन एंड रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए ना, तो इन कंट्रीज को समझ में आया, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, कि भैया खुद आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा। इन दी एंड हमारे जो यूजर्स होंगे, हमारे जो क्लाइंट्स होंगे, वो डेवलपिंग कंट्रीज के होंगे। तो अगर उनका फाइनेंस अच्छा नहीं होगा तो अपना भी काम खराब हो जाएगा। तो वहां से फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि चलो इन कंट्रीज का भी एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें हम भी मेंबर हों, और उसके बाद G20 की स्थापना होती है। जब G20 नया नया बना था तो इसमें सारे मुद्दों पर डिस्कशन नहीं होता था, मोस्टली इकोनॉमिकल चीजों पे होता था कि इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करनी है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। बट विथ टाइम G20 ने अब हर मुद्दे पे बातचीत करना शुरू कर दिया है, और इसका डायमेंशन बहुत बढ़ चुका है। ग्रुप ऑफ G20 कंपनीज कौन सी हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस, अलॉन्ग विद द EU। अब आपको समझ में आया कि यूक्रेन को क्यों नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि क्या वो इसका मेंबर है? हमने तो नहीं देखा। इसके अलावा स्पेन इज परमानेंट इनवाइटी। इसके अलावा और भी एजेंसीज हैं जैसे कि IMF, UN, एशियान, अफ्रीकन यूनियन, दे आर ऑल्सो वर्क एज ए परमानेंट इनवाइटी। G20 की जो मेंबर्स हैं वो 80% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन कंसिस्ट करती है, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड कंसिस्ट करती है, 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन कंसिस्ट करती है। 99 में ये फाउंड हुई थी। 1999 में G20 का फॉर्मेशन हुआ था। पहले जो है मोस्टली फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं वो फाइनेंशियल इश्यूज पे डिस्कशन करते थे, बट विद टाइम ये चीजें इवॉल्व हुई और अब हर मुद्दों पे G20 के अंदर डिस्कशन होता है। ठीक है, उसके बाद तो 2011 से फिर जो हेड होते थे स्टेट्स के वो भी मिलने लगे, और वहां से फिर जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होने लगी। प्रेसिडेंसी कैसे वर्क करती है? एक ट्रॉयका बनता है। ट्रॉयका मतलब जैसे कि 2021, 2022, 2023 के ग्रुप का मिला के एक ट्रॉयका बना हुआ है, जिसमें अभी कौन है? ब्राजील, इंडोनेशिया एंड इंडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ सॉरी, ब्राजील नहीं है यार, इटली है। ठीक है, इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया। तो ये ट्रॉयका मिलकर डिसाइड करता है कि किन मुद्दों पर डिस्कशन होगा, क्या पॉइंट्स रखे जाएंगे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा G20 में जैसे भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? भारत को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उनका नाम, उनको शेरपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेरपास। तो जैसे ही जो वो इंडियन शेरपा हुआ, अगर कोई मतलब किसी और कंट्री का कोई बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो वहां का शेरपास हुआ। तो ये जो शेरपास नहीं क्या करते हैं, हमारे देश के पॉइंट्स वहां पे रखते हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट चाहती है उस तरीके की बातें वहां पे करते हैं। तो ये है पूरा G20 का कॉन्सेप्ट, एंड आई होप आपको ये क्लियर हो।
G20 का वर्क जो है वो दो भागों में डिवाइड होता है, पहला है फाइनेंस ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक, ठीक है। तो ये वाला ये आर्टिकल था। अब हम बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। डॉग बाइट केसेस हैव ऑलमोस्ट डबल इन 8 years, वी शुड बी वरीड। ये देखो एक आर्टिकल आया था, कल भी आया था, आज भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में है। देखो हुआ क्या है, ये तो बिल्कुल रिसेंट अभी आया है और साउथ में ही चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, दिल्ली में कुछ दिन पहले देखने को मिला था, बट आज से 5 से 6 दिन पहले ना एक इंसिडेंट था जो मैंने भी देखा और फिर मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके ना दिल में भय बैठ गया। मेरी भी एक भांजी है, तो मैं हैदराबाद गया हुआ था, वहाँ पे आपको पता है स्टूडियो के काम से वहाँ पे वो भी रहती है। तो एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि हैदराबाद के अंदर ना स्ट्रे डॉग्स ने एक छोटे से बच्चे को, बहुत ही छोटा 2 या 3 साल के बच्चे को मार डाला, और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, मत देखना, बट अगर मन करे तो देख भी सकते हो। आप ये देखोगे ना कि स्ट्रे डॉग्स ने उस बच्ची को, छोटा सा बच्चा था 2 या 2.5 साल का, उसको पूरा मार दिया, और 6-7 डॉग्स थे, उसमें से किसी ने रोका भी नहीं। प्रॉब्लम क्या आती है ना, देखो हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि स्ट्रे डॉग को सेव करो, ठीक है, वो भैया खाना खिलाते हैं, ये सब चीजें ठीक है, आप एनिमल लवर हो, आप सब कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर देयर शुड बी अ लिमिट। हर चीज की एक लिमिट होती है। मैं आपको बताता हूं, करेंटली हमारा जो ऑफिस है लखनऊ में, जहां से मैं क्लास ले रहा हूं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन लखनऊ, जहां पे ये है, बहुत शांति रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, सब है। लेकिन बाहर यहाँ भी बहुत स्ट्रे डॉग्स हैं। हम लोग जो हैं हमारे, मतलब अब आप लोगों से क्या छुपाना, हम लोग जो हैं हमारे यहाँ पे सफाई के लिए बंदा ढूंढ रहे थे कि भाई चलो ऑफिस से सफाई करो, तो बंदे यहाँ आने को तैयार नहीं होते क्योंकि बाहर जो स्ट्रे डॉग्स है उनको कोई काट लेगा। और वो स्ट्रे डॉग्स ना सारे के सारे 5 या 6, हमारे यहाँ से 4 या 5 हाउस आगे एक फैमिली रहती है, तो उसमें एक लड़की है, तो उनके द्वारा उनको फीड किया जाता है। पर ये उनके लिए तो सही है, लेकिन अब मैं भी कभी अपनी कार के पास जाता हूँ तो भौंकने लगते हैं, तो बेसिकली है क्या कि अब हमारे घर से हम आगे जा नहीं पा रहे हैं। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी में फैल रहा है, तो इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस होनी चाहिए। आपको याद होगा, बताओ किस कोर्ट ने ये कहा था? अभी एक हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था स्ट्रे डॉग्स से रिलेटेड, क्या वर्डिक्ट था, क्या था वो मामला, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब स्ट्रे डॉग्स के काटने से क्या होता है? रेबीज होता है, बहुत जानलेवा बीमारी है। तो 16th वर्ल्ड रेबीज डे 2022 को मनाया गया था, 2023 में 28 सितंबर को 17th हो जाएगा, तब भी आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो अभी पढ़ लो, क्या दिक्कत है। 28 सितंबर को हर बार वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। क्यों 28 सितंबर को बनाया जाता है? लुइस पास्टर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेबीज की वैक्सीन बनाई थी, तो उनका डेथ एनिवर्सरी के दिन ही रेबीज का वर्ल्ड रेबीज डे बनाया जाने लगा, ठीक है। It is caused by ribonucleic acid RNA virus that is present in the salvia of a rabid animals, dog, cat, monkey, etc. ठीक है, चलिए, तो ये रेबीज के बारे में जाना। अब कुछ न्यूज हैं आज के न्यूज़पेपर से, वो देख लेते हैं। हुआ क्या है, इलेक्शंस थे, स्टेट इलेक्शंस थे, बीजेपी अलाइज विन त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय थ्रोज अप हंग वर्डिक्ट। तो इन सब के लिए तो ये न्यूज चैनल है ना, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, आज तक, जो भी आप देखते हो, एनडीटीवी, तो वहां पे ये तो पूरा दिन आ रहा होगा, देख ही लिया होगा, इसमें मैं आपको क्या बताऊं, पढ़ लेना। इसके बाद द आफ्टरमेथ ऑफ श्रीलंका इकोनॉमिक क्रैश, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये देख लेते हैं, फिर कुछ पॉइंट्स देखेंगे। देखो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रणिल विक्रमसिंघे वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट थ्रू एन अर्जेंट पार्लियामेंट्री वोट, वन ऑफ द फर्स्ट टास्क हैज सेट फॉर हिमसेल्फ टू नेगोशिएट आईएमएफ डील, ठीक है, आईएमएफ से इनको पैकेज मिला, तब भी चीजें जो हैं इस लेवल पे अच्छी नहीं हो रही हैं, यही सब इस पूरे इसमें लिखा हुआ है। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि श्रीलंका के अंदर आखिर में इकोनॉमिक क्राइसिस आई क्यों। देखो, श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आने के 5 या 6 मेजर कारण थे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो फॉरेक्स रिजर्व का खत्म होना। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है भाई? डॉलर्स या फिर फॉरेन करेंसीज, आपके पास जब वो खत्म हो जाएगा तो आप वैसे भी गरीब हो जाओगे। अब आप कहोगे सर ये फॉरेन करेंसीज खत्म कैसे होती है और मिलती कैसे है? देखो भाई, इंडिया अगर चावल बेच रहा है यूएस को, तो इंडिया चावल के बदले में जो पैसा लेगा वो किस में लेगा? डॉलर में लेगा। बट अगर इंडिया यूएस से चीनी खरीद रहा है तो इंडिया उसको पे भी डॉलर में करेगा। तो यही होता है, जब आपका इनपुट, जब कोई कंट्री खरीदने इतना ज्यादा लग जाए और बेच उसके कंपैरिजन में कुछ ना पाए, तो उसका फॉरेक्स रिजर्व खत्म होना ही है। सेम गोइंग विद श्रीलंका, सेम इज गोइंग विद पाकिस्तान, बांग्लादेश भी इसी कगार पे पहुंच रहा है। इसके बाद दूसरा है टूरिज्म।
देखो भाई, श्रीलंका जो है ना सुंदर जगह है, टूरिज्म बहुत था वहां पे, लेकिन कोविड के बाद टूरिज्म इनका ठप हो गया। इकोनॉमी का एक मेजर पोर्शन इनका टूरिज्म पे डिपेंड होता है, और टूरिज्म जब ठप हुआ तो उसके वजह से इन्हें काफी सारा नुकसान झेलना पड़ा। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है करप्शन या रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म को अगर हिंदी में हम बोलते हैं मक्कारी, मतलब रेड टेपिज्म टर्म जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए बहुत यूज होती है कि रेड टेपिज्म आ चुका है, मक्कारी आ चुकी है। तो रेड टेपिज्म या करप्शन, देखो भाई अभी तो सारी चीजें चेंज करी गई हैं, सब किया गया है, लेकिन जब राजपक्षा वाले लोग पूरा रूल कर रहे थे ना, तो आप देखते कि उस समय देश की जितनी बड़ी पोस्ट है उसमें सारे राजपक्षा ब्रदर्स या उन्हीं के रिलेटिव सब लोग काम कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा करप्शन था, जिसके वजह से इकोनॉमी पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो सेम पाकिस्तान में होता है, वहां पे आर्मी के लिए आ रही है रेंज रोवर, और जनता वहां पे गरीबी में परेशान पड़ी हुई है। इसके बाद एक बहुत बड़ा जो कदम उठाया था श्रीलंका ने, वो उठाया था केमिकल फर्टिलाइजर्स पे बैन करना। भाई श्रीलंका की जो सरकार थी, राजपक्षा ब्रदर्स जो थे, उन्होंने उस समय घोषणा कर दी कि भाई हम लोग जो है ना सिर्फ ऑर्गेनिक खेती करेंगे, हम लोगों के यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज ही नहीं होगा एग्रीकल्चर के अंदर। अब हुआ क्या, जब एग्रीकल्चर के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं हुआ, फसलें खराब होने लगी, और फसलें खराब हुई तो किसानों के जो प्रोडक्ट्स थे, जो उनको जिससे पैसा मिलता या जनता जो खाती, वो उतने लेवल पे उत्पादन नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ। फिर जो खाने के सामान थे उनका कॉस्ट बढ़ गया, किसानों के पास पैसा भी नहीं था जो वो खर्च कर सकें। इकोनॉमी कैसे बढ़ती है, अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं मार्केट में खर्च नहीं करूंगा, फिर पैसा रोटेट कैसे होगा। कोविड के दौरान क्यों इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों ने खर्चा बंद कर दिया था। अब क्या है, वापस इकोनॉमी खुल रही है, लोग खर्चा कर रहे हैं। तो जब वो खर्चा करते हैं, तो मैं आज जैसे खर्चा कर रहा हूँ, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अभी हमने कल ये एसी लिया, ठीक है, तो ये एसी लिया तो अब ये खर्चा ही हुआ ना, हमने एक जाके रिलायंस डिजिटल से एसी लिया, तो वहाँ के लोग आए, उनको भी जो जॉब कर रहे हैं उनकी भी जॉब बढ़ी, प्लस फिर कंपनी को भी पैसा मिला। तो ये एक साइकिल है, आप जब आपके पास पैसा होगा तो आप खर्च करते हो, तो वो वाली चीज होती है। तो ये भाई कुछ मेजर कारण थे जिसकी वजह से श्रीलंका जो है वो इस हालत में है। एक सबसे और इंपॉर्टेंट कारण है, वो क्या है, डेट। श्रीलंका पाकिस्तान में ये तो बिल्कुल कॉमन है, इन लोगों ने भाई इतना पैसा उठा रखा है अलग अलग कंट्रीज से, रिटर्न कुछ नहीं करना है। कुछ लोग होते नहीं, आपकी भी जान पहचान में होंगे कि भाई 100 रुपए दे दे गर्लफ्रेंड का बर्थडे, भाई 500 रुपए दे दे बॉयफ्रेंड का बर्थडे, पता पड़ता है वो पैसा आपके पास कभी लौटता ही नहीं है। तो यही चीज श्रीलंका एंड पाकिस्तान करते हैं। ये लोग भाई इतना पैसा उठा लेते हैं, और इनके जो गॉडफादर हैं वो दोनों के चाइना ही हैं। इतना पैसा उठा लिया लेकिन रिटर्न नहीं करना है, इतना हाई इंटरेस्ट रेट होता है, और काफी सारे इंस्टीट्यूशन जहां से ये पैसा उठाते हैं उनको रिटर्न करना भी पड़ता है। तो इतना हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से भाई गरीबी तो आएगी ना। आप लोगों की पॉकेट मनी 100 रुपए है और आप 2000 रुपए उठा रहे हो गर्लफ्रेंड के लिए, भाई क्या करोगे, जोड़ कर लो, सड़क पे आ जाओगे। तो वही वाली चीज है। अब यहां पे देखो कुछ फॉरेन न्यूज है, ठीक है, और एक और प्रॉब्लम है, श्रीलंका पाकिस्तान पैसा उठा के इकोनॉमी में लगाए तो कुछ फायदा भी हो। भाई पता पड़ रहा है आप पैसा ले रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए और जाके वो पैसा किसी और के लिए खर्च कर रहे हो, तो पता क्या हो रहा है कि भाई जो था वो भी हाथ धो बैठे। तो ये वाली चीज है, इसको दिल पे मत लेना, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है समझाने के लिए। आई होप समझ में आया हो। यहाँ पे देखिए, जापान हैप्पी साइंस कल्ट लीडर रुयो ओकावा एज 66 डाइस। तो ये जो ओलेड के एग्जाम आप दोगे ना, वहां पे वन लाइनर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पाकिस्तान इज होम टू एटलीस्ट अ डजन टेररिस्ट आउटफिट, ऐसा हेली ने बोला है। स्पेस एक्स लॉन्च्ड यूएस रशिया यूएई एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस स्टेशन, दिस इज इट। ये था हमारा आज का शॉर्ट एंड स्वीट एंड डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पे आपने एक्चुअल में कुछ सीखा है। समझ में आई बात? तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ऑल्सो टेल मी अबाउट द वॉइस क्वालिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, थोड़ी सी भी एसी कोई आवाज़ नहीं आ रही है ना? क्योंकि स्प्लिट एसी में भी आजकल आवाज़ आने लग गई है, जब आप थोड़े से 2 टन की लगाते हो, तो हल्की सी आवाज़ है, बट आई डोंट थिंक आप लोगों के लिए होनी चाहिए। बताना जैसा भी हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।